अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। हमने पिछले लेक्चर्स में हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स के बारे में सब पढ़ लिया था, जितनी भी पीपीटीज़ थी। आज जो हम पढ़ेंगे डिटेल से वन शॉट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं ये चाहूँगा कि जल्दी जल्दी और कम वक्त में जो है हम ये कंप्लीट करें और ज़्यादा नॉलेज हो उसमें। तो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटी न्यूप्लास्टिक या एंटी कैंसर ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि कैंसर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कैंसर क्या है? कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। अच्छा भाई देखो, सीधी सीधी बात है, अगर बॉडी में सेल्स हैं, ठीक है, उनकी डिवीज़न एक कंट्रोल्ड वे में होती है, ठीक है। उनके लिए एक ऐसा मेथड होता है जिसको वहाँ से गुज़रना होता है। चेक पॉइंट्स होते हैं, वो वहाँ से गुज़रते हैं और एक कंट्रोल वे में वो डिवाइड हो रहे होते हैं और इस तरह ये रेगुलेट भी हो रहे होते हैं। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि जो सेल है, किसी भी किस्म का सेल होगा, अगर मैं ब्लड सेल की बात करूं या एपिथेलियल सेल की बात करूं, तो वो अनकंट्रोल ग्रोथ करेंगे, अनकंट्रोल डिवीज़न शुरू हो जाएगी। वहाँ पर 2 से 4, 4 से 5, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ होगी। वहाँ पर कोई अमल दखल नहीं होगा बॉडी को कि वो उस ग्रोथ को कम करे या सप्रेस करे, वो बस बढ़ते ही जाएंगे और जिसकी वजह से कैंसर काज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जिस्म को अल्लाह ताला ने एक होम्योस्टेसिस के तर्ज पे बना हुआ है, यानी कि ना कोई चीज़ ज़्यादा होती है ना कोई चीज़ कम होती है, ठीक है। तो दीज सेल्स कैन इन्वेड नियर बाय टिश्यूज़। ये जो सेल, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, ये एबनॉर्मल सेल जो हैं, बहुत सारे सेल हैं, बढ़ गए हैं अभी, ये नियर बाय टिश्यूज़ में भी जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी फैल सकते हैं। और वहाँ मतलब वहाँ पहले बहुत सारी जगहों पे गए और वहाँ पर फैल गए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेटास्टाइज। सही, मेटास्टेसिस या मेटास्टाइज, मेटास्टेसिस, ठीक है, ठीक है। तो these cells can invade nearby tissues and may metastasize, spread to distant organ through the blood और lymphatic system। और वहाँ पर मतलब ब्लड के जरिए और लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए ये पूरे जिस्म में फैल सकते हैं। नॉर्मली सेल ग्रोथ एंड डिवीजन आर टाइटली रेगुलेटेड। जैसे कि मैंने पहले कहा कि भाई सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन जो है वो टाइटली रेगुलेटेड होती है, यानी चेक पॉइंट्स उस पर लगे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल ऊपर आया और मुंह उठा के आया और वो ग्रोथ और डिवीजन करना शुरू हो गया। तो चेक पॉइंट्स होते हैं, उससे गुजरता है, तब वो जाके ग्रोथ करता है और डिवीजन करता है। लेकिन कैंसर वाले में ये सीन नहीं होता, वो बस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कैंसर सिंपल वे में ये है कि एबनॉर्मल ग्रोथ एंड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है। इन कैंसर जेनेटिक म्यूटेशन डिस्टर्ब दिस बैलेंस लीडिंग टू एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई है कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये बैलेंस जो है ये ख़राब हो जाता है और एक्सेसिव ग्रोथ होती है, सेल की एक्सेसिव डिवीजन होती है जो कि कंट्रोल नहीं होती, सेल प्रोलिफरेशन यानी फैलाव। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ डिफ्रेंसिएशन दी है। नॉर्मल सेल में क्या होता है कि ग्रो एंड डिवाइड इन एन ऑर्डरली मैनर में, जैसे आपको बताया कि भाई एक ऑर्डर होगा इनका, एक प्रॉपर वे होगा, वहाँ से ये चल के आएंगे और ग्रोथ करेंगे और डिवीजन करेंगे। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है कि ये डिवाइड अनकंट्रोलेबली। मिसाल के तौर पर एक सेल है, ठीक है, इसको आगे जाके 2 में डिवाइड होना है, ये बस आगे जाके 2 में ही डिवाइड हो जाएगा और एक प्रॉपर वे होगा यहाँ जब ये डिवाइड होगा, ठीक है। इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसको सिग्नल मिलेंगे कि बस अब आपको डिवाइड नहीं होना। और तो ये नॉर्मल सेल की बात है। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, अगर ये सेल है, इसको आपने कहना है कि 2 सेल में डिवाइड होना है, लेकिन ये 2 सेल में नहीं डिवाइड होगा, बस ये अपनी मर्ज़ी से डिवाइड होता चला जाएगा, 4, 5, 6, 7, बस बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो ये कैंसर सेल का काम होता है। रिस्पॉन्ड टू ग्रोथ रेगुलेटिंग सिग्नल्स, ग्रोथ रेगुलेटिंग सिग्नल को रिस्पॉन्ड करता है ये सेल, क्योंकि नॉर्मल सेल है। लेकिन कैंसर सेल नहीं करता, इग्नोर करता है। ये वो इग्नोर करता है, मिसाल के तौर पर बॉडी ने किसी सेल को सिग्नल दिया कि भाई आपको अभी ग्रोथ करनी है और वो ग्रोथ करना शुरू हो गई, फिर सिग्नल दिया कि आपको यहाँ पर ग्रोथ को स्टॉप करनी है, लेकिन ये स्टॉप नहीं करता कैंसर सेल, वो स्टॉप नहीं करता, बात नहीं मानता, बस फैलता ही जाता है। अंडरगो एपोप्टोसिस, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ के अंडरगो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आरबीसी की हम बात करें, आरबीसी 120 दिन के बाद टूट जाते हैं, तो वो टूटते कैसे हैं? प्रोग्राम सेल की डेथ की वजह से, ठीक है, एपोप्टोसिस की वजह से। लेकिन ये जो है, ये एपोप्टोसिस वगैरह कुछ नहीं मानते, बस बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, कुछ भी इनको कोई सरोकार नहीं है आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
स्टे विद इन द टिश्यू बाउंड्रीज। मिसाल के तौर पर ये टिश्यू बाउंड्री है, इन सेल को जितना भी डिवाइड होना है लेकिन इस बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाना है, अंदर ही अंदर डिवाइड होना है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर ये टिश्यू है और ये डिवाइड हो रहे होंगे और बाहर भी आ रहे होंगे, ये इसको कहते हैं कि ये सराउंडिंग टिश्यू या मेटास्टाइज भी हो रहे होते हैं या मेटास्टेसिस कर रहे होते हैं, फैल रहे होते हैं। काजेज एटोलॉजी ऑफ कैंसर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकती है। जेनेटिक म्यूटेशन क्या होती है कि भाई ये आपका डीएनए है, सही है, इसमें ये एक जीन है, सही है। अब इसमें किसी भी किस्म की अचानक से चेंजिंग आ गई तो इसको कहते हैं, मतलब ये जीन अब है कि आई कलर के लिए, क्या आई कलर के लिए, लेकिन इस जीन में किसी भी किस्म की ख़राबी आ गई तो इस डीएनए को हम कहेंगे म्यूटेंट डीएनए, यानी जेनेटिक म्यूटेशन इसमें हो गई, इस जीन में म्यूटेशन हो गई है, चेंजिंग आ गई है ड्यू टू इनहेरिटेंस और एक्सटर्नल फैक्टर्स, या विरासत से मिलेगी या एक्सटर्नल फैक्टर से। एक्सटर्नल फैक्टर से मुराद आपके पास रेडिएशन आ गई, यूवी रेज आ गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, तो कार्सिनोजिन की अगर हम बात करें, कार्सिनोजिन ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि क्या काज करवा रहे होते हैं, कैंसर काज करवा रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें तंबाकू, ठीक है। इसके अलावा एस्बेस्टोस और अफ्लाटॉक्सिन। एस्बेस्टोस आपने अक्सर देखा, तंबाकू तो आपको पता है सिगरेट वगैरह में आपको मिल रहा होता है। एस्बेस्टोस आपने अक्सर देखा होता है थर्मोस के अंदर, जो वो ग्लास सा लगा होता है ना अंदर की तरफ, वो एस्बेस्टोस से बना होता है। अफ्लाटॉक्सिन जो है ये एक किस्म का टॉक्सिन है, एक किस्म का केमिकल है जो कि फंजाई जो है, फंगस ये पैदा कर रहे होते हैं। इसके अलावा रेडिएशन इसकी वजह से भी हो सकता है, यूवी रेज और आयोनाइजेशन रेडिएशन। वायरसेस एंड इन्फेक्शन, एचपीवी, हेपेटाइटिस बी एंड सी, एप्स्टाइन बार वायरस, इनके वजह से भी जो है ये भी एक काज हो सकती है। लाइफस्टाइल फैक्टर, डाइट, ओबेसिटी, अल्कोहल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये भी आपके पास इसका एक काज हो सकता है। हार्मोनल एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, लाजमी सी बात है, अक्सर हमने सुना होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से वो आगे जाके कैंसर में बन जाता है, कैंसर की तरफ चला जाता है, तो वो ये भी एक काज हो सकता है। अच्छा जी, अब हम ड्रग्स की बात आते हैं, वो तो ये सारी बेसिक बातें थी। ड्रग्स पे आते हैं। ड्रग्स में क्या है कि एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स आर कीमोथेरेपिक एजेंट, ये कीमोथेरेपी वाली एजेंट्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि कीमोथेरेपी करवा रहे हैं, कीमोथेरेपी इस ड्रग से ही हो रही होती है, ठीक है, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग से। यूज टू इनहिबिट और डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ मैलिग्नेंट कैंसरस सेल्स। मैलिग्नेंट मतलब जो कि कैंसर वाले सेल होते हैं, फैलने वाले। एक होता है मैलिग्नेंट और एक ऐसा होता है जो कि मतलब ट्यूमर टाइप जो है वो एक बाउंड्री में रह रहा होता है, एक ख़ास हिस्से में होता है, और एक होता है फैल रहा होता है, ठीक है। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि कैंसर सेल पे काम कर रही होती हैं। दे वर्क बाय इंटरफेयरिंग विद सेल डिवीजन में इंटरफेयर कर रही होती है, डीएनए सिंथेसिस में इंटरफेयर कर रही होती है, और अदर वाइटल प्रोसेस रिक्वायर फॉर कैंसर से सर्वाइवल। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए ये, ठीक है। ओके, ये ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये है सेल साइकिल में यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, क्या बना रहा हूँ, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में सबसे पहले हमारे पास होता है, मैं फेज़ वगैरह बनाता हूँ, G1 फेज़, देन S फेज़, देन G2 फेज़, देन M फेज़, देन अगेन, ठीक है। ये सारे फेजेस होते हैं हमारे पास, S फेज़, G2 फेज़, M फेज़। अब एक सेल है, इसको डिवाइड होना है, तो इसको डिवाइड होना है तो इस सेल साइकिल से गुजरना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये G1 से गुजरेगा, फिर S फेज़ से गुजरेगा, फिर G2 से, फिर M फेज़ से, ठीक है। तो क्या होता है कि G1 फेज़ में जब ये सेल जाएगा ना, ये सेल मिसाल अभी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये सेल इसके पास आए कि भाई मुझे डिवाइड होना है, तो G1 फेज़ में सबसे पहले ये डलेगा कि भाई G1 फेज़ में आओ। तो सबसे पहले इस सेल का साइज़ क्या होगा, सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा, मतलब इस तरह होगा, छोटा था पहले, बड़ा हो गया अभी। इसके अलावा इसके अंदर ऑर्गेनल्स वगैरह बनेंगे, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और वो प्रोटीन जो कि डीएनए सिंथेसिस में हेल्पफुल होती है वो बनेंगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें, सेल ग्रोथ,
ये बढ़ेगी, मतलब सेल साइज, सही है। सेकेंड, ऑर्गेनल्स प्रोड्यूस होंगे G1 फेज में। S फेज में क्या होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, सिंथेसिस और रेप्लिकेशन। क्या होती है? रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की कॉपी बनती है एस फेज में, सही है। क्योंकि हमें सेल चाहिए ना, एक से दो चाहिए, तो अगर दो चाहिए तो न्यूक्लियस भी दो चाहिए होंगे, तो न्यूक्लियस में तो डीएनए एक नहीं हो सकता, तो इसलिए पहले इस सेल का जो है ना, ये वाला सेल जो है, इसका डीएनए भी डबल करना होता है, तो वो इस फेज़ में होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में, सही है। एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। इसके बाद आता है G2 फेज़। G2 फेज़ में जो है मज़ीद सेल की साइज़ जो है वो बढ़ रही होती है, और उसके अलावा वो एंजाइम और वो प्रोटीन बनती है जो कि एम फेज़ में काम करती है। एम फेज़ में बहुत सारी आगे एक वो सब फेज़ आती हैं, मतलब पी मेट मैंने इस तरह याद किया है, प्रो फेज़, मेटा फेज़, एना फेज़, टीलो फेज़, ये सारे एम फेज़ में, माइटोटिक फेज़ में आती हैं, ठीक है। तो इस तरह सेल जो है इस साइकिल से गुजरता है। अच्छा, फिर एक फेज़ होता है जिसे हम कहते हैं जी नोट फेज़। क्या फेज़? जी नोट फेज़। मिसाल के तौर पर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि एम फेज़ में जाके या G2 फेज़ में आके, एम फेज़ में आके उसने डिवीजन कर ली, एक से दो बन गए, सही है। मिसाल अब ये दो बन गए, एक दो, वो आगे या तो G1 फेज़ में अगेन जाएंगे या तो जी नोट फेज़ में आएंगे। जी नोट क्या है? रेस्टिंग फेज़ है, रेस्टिंग फेज़, यानी अब सेल मज़ीद कभी भी ज़िंदगी में डिवीज़न नहीं करेगा, यहाँ पर ये परमानेंट हो जाएगा। मतलब ये दो सेल है, इसकी मैं एग्जांपल क्या ले लूँ? न्यूरॉन्स। हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे पैदा होने के बाद, जब वो उसके बाद कभी भी ये डिवाइड नहीं होते, ठीक है, कभी भी डिवाइड नहीं, ये परमानेंट सेल है हमारे पास। इस तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ जो कि एम फेज़ से डायरेक्ट फिर G1 फेज़ में आएंगे, तो हमारे पास म्यूकोजल लाइनिंग है, ये बार बार चेंज हो रही होती है, तो डिवीजन चाहिए तो जी नोट में नहीं जाएंगे, ये इसमें जाएंगे। इस तरह हमारे पास स्किन की अगर सेल हम बात करें, स्किन सेल जो हैं वो भी यही है, शेड हो रहे होते हैं। तो ये मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया ताकि ये आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात आपने हाँ मुझे यहाँ पर करनी थी आपको, कि यहाँ पर चेक पॉइंट्स भी होते हैं। मैंने आपको पहले बताया ना, चेक पॉइंट, सेल के लिए चेक पॉइंट होता है, ऐसे नहीं कि बस मुंह उठा के आए और वो हो गए, डिवाइड हो गए। तो G1 और एस फेज़ के दरमियान एक चेक पॉइंट होते हैं जिसे हम कहते हैं G1S चेक पॉइंट, ठीक है। इसमें चेक हो रहा होता है कि डीएनए जो है वो डैमेज वगैरह तो नहीं है। अगर डैमेज है तो हो सकता है कि इससे आगे कैंसर बने, तो वो क्या करेगा, यहीं पर उस सेल को ख़त्म कर देगा। समझ में आ रही बात? ये चेक पॉइंट है, और इसके अलावा एक होता है G2M, इसके दरमियान एक चेक पॉइंट होता है, वो भी डीएनए की डैमेज को देखता है कि भाई डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ हुआ है। अगर डैमेज हुआ हुआ है या कोई डिफेक्ट है तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, वहीं पर इसको ख़त्म कर देगा ये साइकिल, ताकि वो आगे ना बढ़े और कैंसर का ख़तरा कम से कम हो। G2M वाला जो चेक पॉइंट है वो ये काम करता है, और डुप्लीकेट डीएनए भी देख रहा होता है कि कहीं डबल तो नहीं है डीएनए। तो ये बेसिक ओवरव्यू है मैंने आपको दिया कि आपको ये आए, क्योंकि ये आपको आगे जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, स्पेसिफिक ड्रग्स, नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। आगे चलो। Classification of anti-neoplastic drugs. Anti-neoplastic drugs are broadly classified based on their mechanism, और इसके अलावा based on their chemical structure। सही, हम आगे देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर जो क्लास दी हुई है वो है अल्कलाइटिंग एजेंट्स। अल्कलाइटिंग एजेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि जिनके पास अल्काइल ग्रुप होता है, -CH3, माइनस नहीं है मतलब ये स्लैश है, या CH2, मिथाइल ग्रुप है ये, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप जाके डीएनए के साथ अटैच होके उसमें छेड़खानी पैदा करेगा, और कैंसर वाले सेल के डीएनए की बात करूँ, और उसको वहीं पर ख़त्म कर देगा। मिसाल के तौर पर ये आपके पास सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है, ख़राब डीएनए है, सही है। ये मतलब कैंसरस सेल है ना। तो ये जो ड्रग की मैं बात कर रहा हूँ, अल्कलाइटिंग एजेंट की, ये CH3
मैं इसको थोड़ा सा ये वाला बना देता हूँ। ये CH3 जाके इस DNA के अंदर बैठ जाएगा। ये आपका अब DNA ये इस तरह स्ट्रक्चर है इसका। DNA में बैठ गया, DNA में बैठ के इसने छेड़खानी वगैरह कर दी DNA के साथ, तो अब ना तो ये डिवीज़न कर सकेगा, इसको इसकी जो डिवीज़न है वो इनहिबिट करके इसको वहीं पर ख़त्म कर देगा। कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा DNA के साथ, ये याद रखना, ये MCQ जा सकता है। और क्लोज लिंकेज करेगा और इसके अलावा DNA की रेप्लिकेशन रोक के सेल की डेथ हो जाएगी। सही है, इस तरह ये काम करता है, ये मैकेनिज्म है इसका। यानी मिथाइल ग्रुप गया, DNA के साथ अटैच हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया और DNA के साथ खराबी की, रेप्लिकेशन से रोका, डिवीजन से रोका, डिवाइड नहीं हो रहे ये सेल, कैंसर सेल अब डिवाइड नहीं हो रहे, और इस तरह वहाँ उसकी डेथ करवा दी। तो इस तरह अल्कलाइटिंग एजेंट काम करते हैं। एक और बात मैंने बतानी थी, ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक ड्रग क्या है, नॉन स्पेसिफिक। अब इसका मतलब ये है कि मैंने आपको जो पहले पिछले ये जो चीज़ पढ़ाई ना, ये मैंने वैसी नहीं पढ़ाई। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि सेल की साइकिल में नहीं देख रहे होंगे कि सेल कौन से साइकिल में अभी चल रहा है, कौन से फेज़ में चल रहा है, G1 फेज़ में चल रहा है, S फेज़ में चल रहा है, G2 फेज़ में चल रहा है, M फेज़ में चल रहा है। वो जाके बस अटैक कर देगा, डायरेक्ट ख़त्म कर देगा उसको। ठीक है, वो ये नहीं देगा, क्योंकि हमें बताएगा कैंसर सेल डिवाइड हो रहे होते हैं ना रैपिडली, तो वो इस प्रोसेस से तो गुजर रहे होते हैं, लेकिन चेक पॉइंट वगैरह नहीं, बस डिवाइड हो रहे होते हैं। तो वो G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, M फेज़ को नहीं देखते हैं, बस डायरेक्ट आके अटैक करते हैं। वो ये नहीं देखते सेल कौन से फेज़ में, भाई ख़त्म करो, ख़त्म बात। ठीक है, तो अल्कलाइटिंग एजेंट इसलिए नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, alkylating agents are a class of chemotherapeutic drugs, anti-cancer drug that act by adding alkyl group CH2 to DNA molecule, leading to DNA damage that prevents cell division, निकास cell। सर ये बातें हो रही हैं, मैंने आपको बताई, ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक एजेंट है, मीनिंग दे एक्ट ऑन सेल इन ऑल स्टेजेस ऑफ द सेल। ये मैंने आपको बात अभी बताई कि भाई ऑल स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल में देखेंगे कि कौन सा फेज़ है, ये नहीं देखेगा ये कौन M फेज़ है या G2 फेज़ है, G1 फेज़ है, बस जाके अटैक करेगा। फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ये देखो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये आपके MCQs में आ सकती है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है कौन से ड्रग्स, अल्कलाइटिंग एजेंट। एग्जांपल में इन्होंने दी हुई है साइक्लोफॉस्फेमाइड, आइफोफॉस्फेमाइड, क्लोराम्ब्यूसिल और मेल्फेलेन। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर ये PPT जो है थोड़ी सी कट गई है, लेकिन साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है इसकी वजह से हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है, ये एडवर्स रिएक्शन है इसका। ठीक है, क्या होता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। अब ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस क्या है कि सिस्टाइटिस मतलब ब्लेडर इन्फ्लेम हो जाना। ठीक है, ब्लेडर की इस तरह इन्फ्लेमेशन होती है कि वो वहाँ पर जो वेजल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं और ब्लीडिंग होती है और हेमेचुरिया होता है कि यूरिन ब्लड आने लगता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ अल्कलाइटिंग एजेंट, किस तरह अल्कलाइटिंग एजेंट आता है, DNA में लगता है, क्रॉस लिंक करता है और किस तरह वो ब्रेक हो जाता है। देखो, अब दूसरी क्लास जो है वो है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या कर रहे होते हैं कि एंटी मेटाबोलाइट्स आर कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स दैट इंटरफेयर विद द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड DNA इन RNA बाय मिमिकिंग नेचुरली अकरिंग मेटाबोलाइट्स। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और ये बता देता हूँ कि मेटाबोलाइट्स क्या चीज़ होती है। आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन के मोनोमर क्या है, प्रोटीन के मोनोमर है अमाइनो एसिड, इससे मिलकर प्रोटीन बनता है। इसी तरह लिपिड्स के मोनोमर असाइलग्लिसरॉल, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड या DNA RNA इसके मोनोमर क्या हैं, ये हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इस मोनोमर को इन्होंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है क्या, कि ये क्या चीज़ है, ये हैं मेटाबोलाइट्स। ठीक है, मेटाबोलाइट, ये नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ये याद रखो, जहन में याद रखो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं कि एंटी मेटाबोलाइट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय मिमिकिंग नेचुरली अकरिंग मेटाबोलाइट्स। मिसाल के तौर पर न्यूक्लिक एसिड का जो न्यूक्लियोटाइड है, जो मेटाबोलाइट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें एक पेंटोस शुगर होता है, साथ में फॉस्फेट लगा होता है, साथ में नाइट्रोजनस बेस लगा होता है, एडिनिन, गवानिन, थायमिन या यूरासिल वगैरह में, यहाँ पर यूरासिल, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो ड्रग है एंटी मेटाबोलाइट, ये इस न्यूक्लियोटाइड की
एक ऐसी शक्ल होगी कि मिमिक करेगा, इसको कॉपी करेगा ये ड्रग, ये जो एंटी मेटाबोलाइट है इसी की तरह ही होगी, लेकिन ये जो काम करेगी वो, ये ड्रग वो काम नहीं करेगी, बल्कि इसके बरक्स काम करेगी, इसको ख़त्म करने में मदद करेगी। ठीक है, अब बात समझ आई? मतलब इसकी मिसाल ऐसे ले ले आप कि हमारे आसपास एक इदारा है, उसमें आर्मी है, आर्मी में काम कर रहे हैं लोग, लेकिन इंडिया वालों ने क्या किया या किसी भी दुश्मन मुल्क ने क्या किया कि जासूस भेज दिया अंदर। वैसे वो आर्मी वाले, सारे आर्मी वाले ही चाहिए, लेकिन आर्मी वालों की शक्ल में एक जासूस भेज दिया। इस तरह ये एंटी मेटाबोलाइट क्या होता है, इस न्यूक्लियोटाइड की शक्ल का जासूस आ जाता है एंटी मेटाबोलाइट जो ड्रग्स होती हैं, और क्या करता है, inhibit cell division and growth, mainly affecting rapidly dividing cell such as cancer cell, bone marrow and gastrointestinal mucosa। ये क्या करता है कि भाई सेल डिवीजन को रोकता है, ग्रोथ कम करता है। अगर ये डीएनए में ऐड हो जाता है, लेकिन डेथ नहीं करवाता, सिर्फ सेल डिवीजन की रोकता है और ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, और कौन कौन से सेल में ज़्यादातर होता है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल, कैंसर सेल जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे होते हैं, इसमें हो इसके पास जाएगा और इसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा। बोन मेरो वाले सेल जो हैं उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। इंटरफेयर विद डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस बाय मिमिकिंग नेचुरल मेटाबोलाइट। मिमिकिंग मतलब नकल करना या उसकी ऐसी शक्ल बनाना कि उसको पता ही ना हो। सब क्लासेस क्या हैं इसकी, तो फॉलिक एसिड एनालॉग मिथोट्रिक्सेट, पायरिमिडीन एनालॉग्स 5-फ्लोरोयूरासिल F5FU, सही, और 6-मर्सेप्टोप्यूरिन 6MP। ये इसकी सब क्लासेस हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए भाई, एग्जांपल्स हैं, ये अक्सर पूछी जाती है कि एंटी मेटाबोलाइट्स में कौन से एग्जांपल हैं, तो आपको ये याद आनी चाहिए। इस तरह ये जो है एंटी मेटाबोलाइट काम करती है। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, ये क्या काम करती है, ये कैसी ड्रग्स हैं, ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स, डिराइव मेनली फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज इसका मतलब ये है कि भाई ये फंगस या बैक्टीरिया से डिराइव की गई ड्रग्स हैं। ठीक है, ये ऐसी ड्रग्स हैं एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। और साइटोटॉक्सिसिटी कैंसर सेल्स की करवाएंगे, जो कैंसरस सेल होंगे उसकी साइटोटॉक्सिसिटी करवाएंगे, उसको ख़त्म करेंगे। दे बाइंड डायरेक्टली टू डीएनए, ये डायरेक्टली डीएनए, जो कौन सा डीएनए, कैंसर सेल वाले डीएनए के से बाइंड हो जाएंगे और इनहिबिट इट्स रेप्लिकेशन, उसकी रेप्लिकेशन को इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे, और ट्रांसक्रिप्शन यानी उसकी कॉपीज़ को बनाने से रोकेंगे, लीडिंग टू सेल डेथ। लाजमी सी बात है, ड्रग गई कैंसर सेल के डीएनए से अटैच हुई, जासूस वहाँ पर चला गया, और जो मैसेज, जो काम करना था उस डीएनए ने, तो अब वो नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर जासूस चला गया, वो ख़राबी पैदा कर रहा है डीएनए में, तो वो उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करेगा और डीएनए डैमेज होगा, और इस तरह सेल की डेथ हो जाएगी। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक इस तरह काम। दीज आर नॉट यूज फॉर इन्फेक्शन, दे आर यूज ओनली फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। यहाँ से ये नहीं करने देंगे कि यार ये तो एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन के लिए काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स की। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मिस की है। ये भी क्या है, एंटी ट्यूमर भी क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। ये भी एस फेज वगैरह को नहीं देखेगा, बल्कि डायरेक्ट जाएगा और उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। एंटी मेटाबोलाइट जो है ये क्या है, ये स्पेसिफिक है। क्या है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों है, स्पेसिफिक इसलिए है ये क्योंकि ये क्या करता है कि डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस करने से रोकता है। और डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस या रेप्लिकेशन कहाँ पर हो रही थी, एस फेज में। तो एस फेज में जो रेप्लिकेशन, मतलब ये एस फेज स्पेसिफिक है। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो सेल्स होंगे एस फेज में, वहाँ उसके पास जाएंगे और उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारा अब यहाँ पर तो है ही नहीं, लेकिन कट गई है, लेकिन आप ख़ुद पीपीटीज़ में देख लेना कि मेरे पास पड़ी हुई, मैं देख लेता हूँ। डॉक्सोरिबोसिन, इसी तरह डोनोरिबोसिन, ल्यूमाइसिन, माइटोमाइसिन सी, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट जो है, डॉक्सोरिबोसिन के कार्डियोटॉक्सिसिटी करवाता है। ल्यूमाइसिन क्या करती है,
पल्मोनरी फिब्रोसिस और माइलो सप्रेशन करवाता है। अच्छा जी, माइटोटिक इनहिबिटर्स जो हैं ऐसी ड्रग्स होती हैं। अब जो होशियार बच्चे होंगे वो यहाँ पर समझ जाएंगे कि माइटोटिक यानी ये भी क्या है, स्पेसिफिक इन नेचर है। ठीक है, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं किसी एक फेज़ के लिए। यानी माइटोटिक फेज़ में जो कैंसरस सेल माइटोटिक फेज़ में होंगे ये उसके पास जाएगा और उसको इनहिबिट करेगा और उसकी डेथ करवाएगा और उसको ख़त्म करेगा। इसलिए ये क्या है, स्पेसिफिक है। तभी मैंने आपको सेल साइकिल पहले पूरे समझाया। अच्छा, माइटोटिक इनहिबिटर यानी ये प्लांट अल्कलॉइड यानी प्लांट से डेराइव किए गए हैं। ठीक है, अब ये एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि प्लांट से डेराइव किए गए हैं। क्या करते हैं, ब्लॉक सेल डिवीजन, माइटोसिस के फेज़ में सेल डिवीजन को ब्लॉक करते हैं, इंटरफेयरिंग विद माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन और डिसअसेंबलिंग। ऐसे ड्रग्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन की फॉर्मेशन में छेड़खानी करते हैं और डिसअसेंबली उसकी करवाते हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या चीज़ हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको यहाँ पर जल्दी से समझा देता हूँ कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ऑर्गेनल्स हैं। अब माइटोटिक फेज़ में एक ऐसा फेज़ होता है कि जिस दौरान सेंट्रियोल्स जो हैं, सेंट्रियोल्स मिसाल ये पेयर्स हैं, ये दोनों पोल्स पे चले जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स इस पर अपने स्पिंडल्स फाइबर छोड़ते हैं। अब ये सेंट्रियोल्स किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। अब यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर छोड़ेगा, स्पिंडल फाइबर, और इस पे अटैच करेगा, इस पे अटैच करेगा, इस पे अटैच करेगा, इस पे अटैच करेगा, और दोनों अपनी तरफ क्रोमोसोम्स को खींचेंगे। तो एक सिलसिला ऐसा होगा कि भाई क्रोमोसोम जो हैं, मिसाल के तौर पर अब ये क्रोमोसोम है, एक इस तरफ चला जाएगा इस सेंट्रियोल के पास, सही है, और एक हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अलग हो गए, एक हिस्सा वहाँ पे चला गया और एक हिस्सा इस सेंट्रियोल के पास आया। इस तरह दो सेल्स आपस में डिवाइड हो जाते हैं और ये आगे जाके न्यूक्लियस में तब्दील हो जाते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस तरह सेल डिवीजन करवाने में। तो ये वाले ड्रग क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन को रोकते हैं, डिसअसेंबली उसकी करवाते हैं। जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, आपके सेल डिवीजन को मतलब वहाँ सेल डिवीजन रुक जाएगी, जिसकी वजह से सेल मज़ीद ग्रो नहीं हो सकेगा और इस तरह कैंसर की जो ग्रोथ है उस पर काबू पाया जा सके। मेनली एक्टिंग ड्यूरिंग एम फेज, ये मैंने आपको बता दिया अभी, सही है। एग्जाम्पल इसमें दी हुई है विनका अल्कलॉइड्स, इसके अलावा टैक्सेंस। और अच्छा, एडवर्स इफेक्ट जो है नीचे तो नहीं दिए हुए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है कौन, विनक्रेस्टिन। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, न्यूरॉन्स के अंदर जो एक्सोन है, वो एक्सोन के अंदर भी ये माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं। तो ये सिग्नल है, ये सिग्नल इसके थ्रू आगे जा रहा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू। जब माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा तो सिग्नल आगे जाएगा नहीं, तो जो पार्ट अफेक्ट होगा वो क्या होगा, नम होगा, मतलब वो सुन होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगी वहाँ पर। तो ये क्या कहलाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसकी वजह से हो सकती है, क्योंकि ये क्या फॉर्मेशन किसकी फॉर्मेशन रोक रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल की। तो अगर कैंसर सेल को रोक रहा है तो इसके साथ साथ वो न्यूरॉन्स की भी थोड़ी सी छेड़खानी कर सकता है। तो ये एडवर्स इफेक्ट है, और माइलो सप्रेशन वगैरह करवा सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया। अब आगे है टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर। टोपो आइसोमेरेज क्या चीज़ है, ये तो सबसे पहले ये देखो, ये इनहिबिटर छोड़ो, ये ड्रग्स की तरफ चले जाए। सबसे पहले ये देखो, ये हमारी बॉडी में क्या चीज़ है, टोपो आइसोमेरेज हमारे जिस्म में एक एंजाइम है जो क्या करता है, हेल्प करता है डीएनए की अनवाइंडिंग में। यानी ये क्या है, ये इस तरह वो है ना, हेलिक्स है, ये जो हेलिक्स है ये जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, इसको खोलता है, चेन को इस तरह खोल देता है, इस तरह। ठीक है, टोपो ये एंजाइम। इसके अलावा कट करने में, मिसाल ये जगह कट करनी है, इसको भी कट करेगा। रीजॉइन करने में, दोबारा से इस स्ट्रक्चर में डालने में ये एंजाइम काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स क्या करेंगे, टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर। अब ये ड्रग है जो कि इसके ख़िलाफ़ काम करेगी।
ठीक है, ये क्या करेगा, आर एंटी कैंसर ड्रग्स दैट इंटरफेयर विद द एंजाइम्स टोपोआइसोमेरेज 1 एंड 2। अब इसके भी मजीद दो किस्म है एंजाइम की, विच आर एसेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। मैंने आपको पहले बताया डीएनए रेप्लिकेशन मतलब अनवाइंडिंग करने में, कटिंग करने में और दोबारा से जोड़ने में। तो ये एंजाइम को अगर इनहिबिट कर दे, ये अगर एक बेसिकली ये एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज और ये काम करवा रहा है, तो ये जो ड्रग है टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर वो आके इसको ही ख़त्म कर दे, इसको इनहिबिट कर दे, तो ये चीज़ नहीं होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन यानी कटिंग नहीं होगी, अनवाइंडिंग नहीं होगी। तो इस तरह आपके जो डीएनए की रेप्लिकेशन है या जो सेल की ग्रोथ है, सेल की डिवीज़न है, वो सप्रेस हो जाएगी। तो ये एंजाइम इनहिबिटर जो टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इंटरफेयर विद एंजाइम टोपोआइसोमेरेज 1 और 2, इस एंजाइम के साथ इंटरफेयर कर रहे होते हैं ये वाले ड्रग्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए कोलिंग एंड अनकोलिंग। मैंने आपको ये बात बता दी कि किस तरह जुड़ते हैं और उसके अलावा इसको खोलने में मदद करते हैं। अब ये एग्जांपल में ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि टोपोआइसोमेरेज 1 इनहिबिटर में हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, टोपोटिकान, आयरिनोटिकान, और इसके अलावा टोपोआइसोमेरेज 2 इनहिबिटर में टोप्सोफाइड, टेनिपोसाइड। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जांपल इसके आ गई। और एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास बोन मेरो सप्रेशन और डायरिया किससे ज़्यादातर, इससे आयरिनोटिकान। आप यहाँ से याद करो, ठीक है, इरिटेट करेगी तो डायरिया होगा, क्या, डायरिया, ये एडवर्स इफेक्ट में आता है। हार्मोनल एजेंट की, हार्मोनल एजेंट्स, अब ये कैसी थेरेपी, ये कैसे ड्रग्स हैं, ये एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो कि इंटरफेयर करेंगे हार्मोन एक्टिविटी और ब्लॉक हार्मोन रिसेप्टर इन कैंसर सेल डेट डिपेंड ऑन हार्मोन फॉर ग्रोथ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ब्रेस्ट सेल, सही है, जो ब्रेस्ट फीमेल ब्रेस्ट है उसके सेल जो हैं, आर सेल्स ऑफ ब्रेस्ट, ये सेल जो हैं ये डिपेंडेंट है एक एंजाइम पर जिसे हम कहेंगे एस्ट्रोजन। अगर ये एंजाइम मौजूद होगा तो ये इसके पास जाएगा और ये सेल क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे और इसकी ग्रोथ बढ़ेगी और ब्रेस्ट हेल्दी होगा। ठीक है, इसी तरह मेल की अगर हम बात करें तो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है टेस्टोस्टेरोन मेनली वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है, सही है। तो अब मिसाल के तौर पर इस सेल्स में क्या हो गया है, इन सेल्स में कैंसर फैल गया है, ये अब रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, अब ये ख़तरनाक हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, ख़तरनाक हो चुके हैं। लेकिन इन सेल की डिवीज़न जो है या जो ग्रोथ है ये कौन से हार्मोन पर डिपेंड है, ये एस्ट्रोजन पर डिपेंड है। किस पर, एस्ट्रोजन पर डिपेंड है। तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे, ऐसी ड्रग्स देंगे एंटी एस्ट्रोजन, एंटी, ताकि ये जो एस्ट्रोजन है ये बने ही ना, जब ये नहीं बनेगी तो ये इसको बड़ा करने में मदद नहीं देगी, तो इस तरह इसकी सप्रेशन होगी, ये सेल ग्रोथ कम होगा और ब्रेस्ट कैंसर में अक्सर ये चीज़ें हो रही होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर को रोक रहा होता है। तो वो क्या होता है, हार्मोनल एजेंट्स के ज़रिए वो सेल जो कि हार्मोन पर डिपेंड कर रहे होते हैं बड़े होने के लिए, तो हम उसके ख़िलाफ़ ड्रग बनाते हैं ताकि वो वाले हार्मोन को सप्रेस किया जा सके। जिस तरह मैंने ये एस्ट्रोजन की बात की, इसको अगर सप्रेस किया तो ये वाले सेल बड़े नहीं होंगे क्योंकि ये इस पर मुनासिर है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि दे डू नॉट डिस्ट्रॉय सेल डायरेक्टली, मैंने आपको पहले बात बताया डायरेक्टली सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बट अल्टर हार्मोनल इन्वायरमेंट, जो कि जो हार्मोन मैंने आपको बताया ना, एस्ट्रोजन की एग्जांपल दी, उसको स्लो करेगा, उन हार्मोन को स्टॉप करेगा या स्लो करेगा, तो इसकी वजह से स्टॉप कैंसर ग्रोथ, कैंसर की ग्रोथ कम हो जाएगी। यूज मेनली फॉर हार्मोन सेंसिटिव कैंसर, ई.जी. ब्रेस्ट और प्रोस्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास ड्रग्स हैं एंटी एस्ट्रोजन, टेमोक्सिफिन, ब्रेस्ट कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये एस्ट्रोजन के ख़िलाफ़ काम करेगी, एस्ट्रोजन को कम करेगी, तो एस्ट्रोजन कम होगा तो जो सेल हैं एस्ट्रोजन की वजह से ही बड़े हो रहे हैं। अब उसका पापा ही मर गया है तो क्या वो बड़े होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह एरोमेटेज इनहिबिटर, अब ये ड्रग्स के नाम आपको लाजमी याद होने चाहिए। एरोमेटेज इनहिबिटर ऐसे टाइम में दे रहे होते हैं जब पोस्ट मेनोपोजल ब्रेस्ट कैंसर हो,
पोस्ट मेनोपॉज़ल का मतलब ये है कि ऐसी ख़वातीन जिनकी एज जो है 50 से मतलब बढ़ चुकी है, अब वो फर्टाइल नहीं है, मतलब वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, इसको इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनोपॉज़। ठीक है, पोस्ट मेनोपॉज़ में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उस दौरान हम ये वाले ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेट्रोजोल, इनस्ट्राजोल। एंटी एंड्रोजन में हम फ्लूटामाइड और बेकेलाटोमाइड, प्रोस्टेट कैंसर में ये हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? हॉट फ्लैशेस। अक्सर ख़वातीन को आपने देखा होगा, वो कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ठीक है, अक्सर दवाइयाँ खाने से। यानी इस कंडीशन में अगर हम देखें तो अगर ये ड्रग वो ख़वातीन इस्तेमाल करेंगी तो उसको हॉट फ्लैशेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, गर्मी ज़्यादा लगेंगी, जिस्म बहुत थप रहा होगा। ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो हड्डियां हैं वो खुरदुरी हो जाएंगी, वो बोन डेंसिटी कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो गया, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी एक एडवर्स इफेक्ट है इसका। अब आते हैं टारगेटेड थेरेपी की तरफ। टारगेटेड थेरेपी में क्या है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा कि ये टारगेटेड सेल पर हमला करेगा, सीधी सीधी बात है। टारगेटेड थेरेपीज वर्क बाय ब्लॉकिंग सेल सरफेस रिसेप्टर EGFR, HER2, इनहिबिट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंजाइम, टायरोसिन काइनेज। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल ग्रोथ के दौरान सिक्रीट हो रहे होते हैं, ताकि जो सेल हैं उनको सिग्नल मिले कि भाई आपको, ये उनको सिग्नल देते हैं कि आपको अभी क्या करना है, डिवाइड होना है। तो बेसिकली ये जाके ऐसे इंट्रासेलुलर सिग्नल एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इसको मतलब अगर इसकी कमी होगी तो ये उन सेल के पास जाएगा नहीं, जब जाएगा नहीं तो सेल की ग्रोथ होगी नहीं। इंड्यूसिंग एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ करवाते हैं। ये ऐसे एंजाइम मतलब ऐसे ड्रग है, ये सारी चीज़ें करवाते हैं। ब्लॉकिंग एंजियोजेनेसिस यानी ब्लड वेजल जो है उसकी फॉर्मेशन कम करेगी, ब्लड कैंसर वाले या वो कैंसर वाली जगह पर जहाँ पर ट्यूमर वगैरह है, कैंसर सेल्स मौजूद हैं, वहाँ पर एंजियोजेनेसिस करवाएगा, मतलब खून की नालियाँ वहाँ पर रोकेगा उसकी फॉर्मेशन को। ठीक है, जब वो रोकेगा तो वहाँ पर खून नहीं पहुँचेगा, जब खून नहीं पहुँचेगा तो सेल की डेथ हो जाएगी। इस तरह डिलीवरी टॉक्सिक सब्सटेंसेस डायरेक्टली टू कैंसर सेल्स, एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स। सही है। टारगेट स्पेसिफिक मोलिकुलर पाथवे इन कैंसर सेल, ग्रोथ फैक्टर्स, रिसेप्टर सिग्नल मोलिक्यूल्स। इसमें कुछ भी नहीं है, ये सीधा सिंपल सा है कि भाई ये टारगेटेड थेरेपी है। मिसाल ये एक सेल है, कैंसरस सेल है, इसके पास ये रिसेप्टर है EGFR या HER2, एक मखसूस रिसेप्टर इसके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सेल है, इसके पास ये ऊपर मखसूस रिसेप्टर पड़ा हुआ है। तो हम ऐसी दवाइयाँ देंगे जो कि इस रिसेप्टर के ख़िलाफ़ काम करेगी, डायरेक्ट जाके इस रिसेप्टर के खिलाफ। ये इस सेल के पास जाएगा, अच्छा हाँ ये वही रिसेप्टर है, इसको डायरेक्ट ख़त्म करेगा। ठीक है, तो ये आसान है। इसमें एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, इमाटिनिब टारगेट करती है BCR, यहाँ पर अब दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आपने ख़ुद ही पढ़ना है, BCR ABL वाले रिसेप्टर को, और इस तरह ट्रास्ट्यूज़ोमैब। अब ये HER2 रिसेप्टर को ब्रेस्ट कैंसर सेल के ऊपर HER2 रिसेप्टर पाए जाते हैं, और तो ये ड्रग जाएंगी और उस रिसेप्टर को जानेंगे, अच्छा ये वही रिसेप्टर है, और डायरेक्ट इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट में अगर हम देखें, कार्डियोटॉक्सिसिटी करवाती हैं और स्किन रैश और हेपाटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, टारगेट थेरेपी में स्किन रैश और हेपाटोटॉक्सिसिटी ये सारे एडवर्स रिएक्शन हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स या इम्यूनोथेरेपी। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें बच्चों को तैयार किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं इसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये क्या है, ये कैंसर हो गया है भाई, यहाँ पर कैंसर सेल जो है मज़े कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, और हमें पता है कि भाई बोन मैरो जो कि बोन में मौजूद होता है वो WBCs और RBCs और वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाले सेल इतने चालाक हैं, ये वाले सेल, कि इन्होंने जो सिग्नल यहाँ से जाएंगे इसके पास ना, यहाँ से जाएंगे इसके पास, ये सिग्नल जाने हैं इसके पास। सही है,
तो ये इतने होशियार होते हैं कि इस सिग्नल को यहीं पर रोक देते हैं, आगे जाने नहीं देते उसके पास कि आप नहीं जाओ वहाँ पर। जब नहीं जाओगे तो WBCs की फॉर्मेशन नहीं होगी, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो वो इसके पास आएगा नहीं। ठीक है, ये इस तरह काम करे, इतने चालाक होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिर इससे ज़्यादा चालाक होते हैं कि हम ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं कि वो जाके ये इम्यूनोथेरेपिक ड्रग्स हैं, ठीक है, वो जाके इस ये बोन मेरो के सेल्स को बताता है कि अबे ये गधे, जिस्म में तेरे लड़ाइयाँ हो रही हैं, गुस्ताखी बढ़ गई है, इंतशार फैला हुआ है, तू यहाँ पर आराम से सोया हुआ है, स्टिमुलेट करता है, और वहाँ के सेल्स को, WBCs को इस तरह ट्रेन करता है कि भाई वहाँ पर जाने के लिए ये हथियार लगेंगे, आपने ये चीज़ें लेके जानी है। ठीक है, ये अब ये जाएगा उसके पास और उसको इस तरह ख़त्म करेगा। मतलब ये स्टिमुलेट करता है और उन सेल्स को इन्हेंस करता है कि भाई ये चीज़ें आपने ले जानी है, तभी वो ख़त्म हो सकेगा कैंसर। ठीक है, ये एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया। मैं समझाता हूँ। स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर सेल, यही मैंने आपको बताया कि किस तरह स्टिमुलेट करते हैं इम्यून सिस्टम को कि कैंसर सेल पर अटैक करो। इम्यूनोथेरेपी, एजेंट दैट इन्हेंस, रिस्टोर और मॉडिफाई द बॉडीज इम्यून सिस्टम। सारी बातें मैंने आपको बता दी, किस तरह ये इम्यून सिस्टम को बताएगा कि भाई वहाँ पर ये चीज़ हुई है, आपने ये चीज़ें लेके जानी है ताकि वो कैंसर सेल ख़त्म हो सके। रिकॉग्नाइज करता है और डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स मोर इफेक्टिवली इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली किलिंग कैंसर सेल्स लाइक कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि डायरेक्ट जाके उस सेल्स को ख़त्म करता है, लेकिन ये जो थेरेपी है इम्यूनोथेरेपी, इसमें सेल्स के पास नहीं जाया जाता है, इसको ये जाते हैं बोन मेरो के पास और वहाँ पर उसको उकसाते हैं कि भाई जाओ जाओ जाओ, ये चीज़ें लेके जाओ, और उसको ख़त्म खुद नहीं जाते हैं, बोन मेरो को ही लेके इम्यून सिस्टम को ही एक्टिवेट करते हैं, लेकिन मॉडिफाई करते हैं। एग्जांपल यहाँ पर इंटरफेरोन दिए हुए हैं, इंटरल्यूकिन दी हुई है, इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। बस ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। फ्लू लाइक सिम्टम्स और ऑटो इम्यून रिएक्शंस हो सकते हैं इसमें। General adverse effect of chemotherapy because most anti-cancer drugs target rapidly dividing cells, क्योंकि बहुत सारे जो मोस्ट एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं वो टारगेट करते हैं किसको, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी डिवाइड हो रहे थे। तो नॉर्मल रैपिडली डिवाइडिंग जो होंगे बोन मेरो, GI ट्रैक्ट और हेयर फॉलिकल, इसकी वजह से वो कैंसर को तो मारेगा, कैंसर भी डिवाइड बहुत जल्दी हो रहा है, उसको तो मारेगा, लेकिन उसके वो कैंसर सेल के साथ साथ बोन मेरो, GI ट्रैक्ट, हेयर फॉलिकल को भी मारेगा, क्योंकि ये भी तो नॉर्मल है इनके लिए रैपिडली डिवाइड होना, ये तो नॉर्मल है इनके लिए, क्योंकि ये होना है। GI ट्रैक्ट की जो लेयर है वो जल्दी शेड हो रही होती है और नहीं आ रही होती है, ताकि इन्हेंस हो रीएब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स की। तो ये जो ड्रग्स हैं इनके पास भी जाएगी, इनको भी ख़त्म करने की कोशिश करेगी। आर आल्सो इफेक्टिव। सही है, आगे बढ़ते हैं। हेमाटोलॉजिक सिस्टम का कॉमन टॉक्सिसिटीज़। अच्छा, सिस्टम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, हेमाटोलॉजिकल सिस्टम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, माइलो सप्रेशन करवाएगा। ये ऐसी ड्रग्स हैं माइलो सप्रेशन करवाती हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकती है, लीकोप्लेनिया हो सकती है यानी WBCs की कमी हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकती है यानी प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा, म्यूकोसाइटिस होगा, म्यूकस की इन्फ्लेमेशन होगी। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पे क्या हो सकता है, एलोपेशिया, गंजपन हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी काज हो सकती है और टेराटोजेनेसिटी काज हो सकती है। उसके अलावा अदर्स ऑर्गन स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी, कार्डियक, रीनल, हेपाटिक पर, ये तो है ही है। ठीक है, नर्सिंग कंसिडरेशन में हम एक एज अ नर्स क्या काम करेंगे, मॉनिटर CBC फॉर माइलोसप्रेशन। हमने मॉनिटर करना है CBC को, ताकि माइलोसप्रेशन को हम देखें कि भाई जो माइलोइड स्टेम सेल है वो सप्रेस तो नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से CBC यानी WBCs वगैरह हैं वो कम हो रहे हैं। असेस साइंस ऑफ इन्फेक्शंस एंड ब्लीडिंग, ये भी असेस कर रहे होते हैं। प्रोवाइड एंटी एमेटिक्स बिफोर कीमोथेरेपी, क्योंकि ये जो कीमोथेरेपी वाले जो ड्रग होते हैं ये इंतहाई ज़्यादा एमेटोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं, एमेटोजेनिक होते हैं। एमेटोजेनिक का मतलब ये होता है कि उल्टियाँ लगवाते हैं, क्या के करवाना, उल्टियाँ। तो हम कीमोथेरेपी के साथ साथ एंटी एमेटिक्स भी दे रहे होते हैं ताकि उल्टियाँ कम से कम लगे। इनकरेज एडिक्वेट हाइड्रेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। एजुकेट पेशेंट और इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड ओरल केयर,
मॉनिटर ऑर्गन फंक्शन, हार्ट, लिवर, किडनी, इनको भी देखना होता है। हैंडल साइटोटॉक्सिक ड्रग्स विद पीपीई, ग्लव्स, मास्क, गाउन, हमें ख़ुद को भी बचाना होता है, ठीक है, क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये था हमारा ये जो एंटी कैंसर ड्रग्स की पीपीटी थी, हमने यहाँ तक कर ली, कंप्लीट कर ली। उम्मीद है आपको समझ आएगी, मेरी टूटी फूटी कोशिश थी आपको समझ आ जाए। तो दैट्स इट, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।